एक मजबूत स्वागत है मावा हिस्ट्री के साथ शुरुआत करते हुए। भारत के आदिवासी और आदिवासियों की रीति रिवाज और इनके अधिकार दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज को बाहर लाना ही इस चैनल का उद्देश्य है और जोशपूर्ण आवाज के लिए मंच तैयार करता है। यदि चैनल में नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय सेवा, जय जोहार। आदिवासी और माओवाद। हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने समाज के लिए काम करे। अपनी सोच समझ और क्षमता अनुसार समाज के लिए समाज का समझदार व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने का प्रयास करता है। माओवाद का निशाना आदिवासी समाज या क्षेत्र ही क्यों है? आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी समाज ही नहीं दीगर समाज भी निवास करते हैं। वे माओवाद के निशाने पर क्यों नहीं होते? आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति या आदिवासी समाज ही इसका निशाना क्यों बनता है? आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अपने पैतृक स्थान पर वर्षों से रहने के बाद भी किसी भी रूप में अपने ही क्षेत्र में उतना विकास नहीं कर पाया जितना गैर आदिवासियों ने थोड़े समय में किया। ये संघर्ष माओवाद का नहीं है। बंदूक जरूर माओवादियों के हाथ में है, किंतु निशाना किन्हीं दूसरों की आंखों से देखकर लगाई जा रही है। स्पष्टतः यह संघर्ष आदिवासी और गैर आदिवासियों का है, किंतु दिखने वाला स्वरूप माओवाद है। आजादी के 64 साल बाद भी जहां सरकार नहीं पहुंच पाई वहां आजादी के दशकों पहले से माओवाद था, किंतु उसके स्थायित्व का स्वरूप अलग था। बस्तर को शरणार्थी स्थल बनाया जाना भी माओवाद का जड़ है। एक शरणार्थी के द्वारा अपने 10 शरणार्थियों को यहां लाकर बसाया जाना भी माओवाद का कारण है। यहाँ लाए और बसाए गए तिब्बती तथा अन्य देशों और राज्यों के शरणार्थियों का यह मुख्य शरण स्थली बन गया है, जिनका सरकार के पास कोई बही खाता नहीं है। हर तरह के शरणार्थी बस्तर की धरती पर दिन दुगनी रात चौगुनी फल फूल रहे हैं और वहां के मूल निवासी माओवाद की आड़ में नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। क्यों? सरकार ने इन पिछड़े अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए औद्योगिक नीति लाई और उद्योगपतियों को उद्योगों की स्थापना के लिए इन्हीं क्षेत्रों में जमीन की रेवड़ियां बांटी। अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों की विकास की शुरुआत सरकार सदियों से रह रहे आदिवासियों की जमीनें छीन कर दी है और कर रही है। एक तरफ सरकार द्वारा शरणार्थियों का घर बसाया जाना तथा दूसरी तरफ वहां की मिट्टी में सदियों से रचे बसे इंसानों को उनकी जीवन से जुड़ी जमीन से विस्थापित किया जाना किस तरह की विकास की श्रेणी में आता है, यह तो सरकार ही जाने। मानव विकास के लिए अपनाई जाने वाली प्राथमिक सुविधाएं रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा औद्योगिकरण के कारण उनका जीवन छिनने के बाद संभवतः प्राथमिकता सूची में लाई जाएगी, क्योंकि इन उद्योगों के विकास हेतु उनकी जमीन से बेदखल किए गए आदिवासी मजदूरों की जरूरत है, किंतु बंधुआ मजदूरों के लिए शिक्षा और विकास की जरूरत नहीं। इस तरह की नीति तथा इसके क्रियान्वयन में उद्योगपतियों, राजनीतिकारों और सरकार के सरकारी दलालों की भूमिका की कोई सानी नहीं है। आज असल में इन्हीं उद्योगपतियों, राजनीतिकारों, सरकारी दलालों और आदिवासियों के बीच की कुरूप कड़ी माओवाद का मूल जड़ है। वे भला खुद को पोषण देने वाले अपने ही जड़ों को कैसे काट सकते हैं? आज देश में जिस तरह आदिवासियों के स्थायित्व को तोड़कर विकास की चरम सीमा को प्राप्त करने की ललक गैर आदिवासियों में दिखाई दे रहा है, वह आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। देश का संपूर्ण तंत्र और तंत्र को चलाने वाले समता और समानता का डिंडोरा पीटते थक नहीं रहे हैं, वह है कहां? यह गौर करने की जरूरत है। आदिवासियों द्वारा सदियों से जंगलों, पहाड़ों, बहुमूल्य खजानों से पट्टी ममीन पर रहने बसने या स्थायित्व प्राप्त करने के कारण तथा गैर आदिवासियों द्वारा उन झांत बहुमूल्य खजानों को प्राप्त करने की लालची निगाहें और आदिवासियों के उन पुश्तैनी जमीन, घर द्वार से बेदखल होने की उत्पन्न शंकापूर्ण परिस्थितियों के बीच के संघर्ष को तोड़ने का अमानवीय स्वरूप ही माओवाद है। शासन तंत्र और सुरक्षा तंत्र द्वारा माओवाद के इस पेड़ को मिल रही पोषण के दुराराग्रही साधनों का उपचार करने के बजाय माओवादी पेड़ के छिलके खुरचे जा रहे हैं। यह इसके उपचार का दुखद पहलू है। यदि शासन द्वारा माओवाद के उपचार की यही स्थिति रही तो माओवाद तो क्या किसी भी वाद का उपचार संभव नहीं है। यह तो हो ही नहीं सकता कि सरकार के पास इसका इलाज नहीं है।
आदिवासियों के संरक्षण हेतु राज्यों के राज्यपालों को पूरा संवैधानिक अधिकार दिया गया है। राज्यपाल और राज्य सरकार देश की संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची क्यों लागू नहीं करती? राज्य के राज्यपाल और सरकार के पास इसे लागू करने का सर्वाधिकार है, किंतु अब राज्यपाल की गरिमा मात्र दिखावा रह गए।